जय महाकाल दोस्तों। आप सभी का पवार मैथ्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम जो बात करने वाले हैं, हमारे जो पटवारी की सीरीज चल रही है उसके ऊपर हमारी चर्चा है। तो आज जो हमारा पेपर रहेगा वो रहेगा 18 दिसंबर 2017 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट जो हमारा पटवारी का प्रश्न पत्र आया है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले दो लाइनें हैं और दो लाइनें बहुत शानदार है कि बीच रास्ते से लौटने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने में आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। यानी कि आप जीवन में हमेशा एक बात ध्यान रखें कि अगर आपने किसी काम को करने का मन बना लिया है और मन बनाने के बाद अगर आप उस काम पे लग भी गए हैं और काम पे अगर आप लग गए हैं और आधी दूरी तक अगर आप पहुंच गए हैं और बीच में ऐसा मन डगमगा रहा है कि तैयारी करूं या ना करूं, तो आप फिर कोशिश करें, अपने मन को ये बोले कि तुझे वहां तक वापस पहुंचने में उतना ही समय लगेगा जितना समय तू लक्ष्य तक पाने में लगाएगा। तो बेहतर होगा कि फिर आप पीछे मुड़कर ना देखें, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं है। पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे तो आप बहुत अच्छे से और शालीनता से आप लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। और जो व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच जाता है उसका जीवन बहुत शानदार हो जाता है, फिर वो जीवन में मजे ही मजे करता है ना। फिर पर पूछो ही मत, फिर जिंदगी शानदार हो जाती है दोस्तों, जब अगर व्यक्ति लक्ष्य तक पहुंच जाए तो पहला क्वेश्चन है हमारा कि माता और पुत्र की आयु का अनुपात क्रमशः 7:3 है। देखो कितनी बढ़िया बात बोल दी कि एक कौन है, माँ है, और एक कौन है, पुत्र है, जिनकी उम्र का अनुपात कैसा है, 7:3 है। और आगे बंदा बोल रहा है उनकी आयु का योग 60 है, तो उनकी आयु का अंतर क्या होगा। देखो उसने बोला है कि उनकी जो आयु का योग है, जो योग कितना है, 60 वर्ष है। अब आप आराम से देखिएगा कि उनने आयु का योग हमें 60 वर्ष दिया है और साथ में अनुपात दिया है। तो क्यों ना, अगर हमें आयु का योग दे रखा है तो हम अनुपात को भी बेहतर तरीके से जोड़ दें। यानी कि 7 और 3 कितने हो गए, 10, यानी 10 बराबर कितना हो गया, 60। तो ये 10 से कितनी बार कट जाएगा, 6 बार। यानी कि हमारे पास एक यूनिट का जो वैल्यू कितना आ गया, 6 आ गया। अब उनने पूछा उनकी आयु का अंतर क्या होगा, तो आप देख लीजिए कि जो भी उनका अनुपात दे रखा है उसमें आप अंतर देख लीजिएगा। तो 7 और 3 में अंतर कितने का है, 4 का। और 4 में अगर आप गुना कर देंगे 6 का, तो उनकी आयु का जो आपका अंतर आएगा वो कितना आएगा, 24 वर्ष आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। यानी आप चॉइस लगाएंगे और आगे की तरफ बढ़ जाएंगे। क्लियर है यहाँ तक। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, तो अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योग 1080 है एवं उनका एचसीएफ 36 है, तब इन संख्याओं का एक युग्म क्या होगा। देखो बढ़िया बात बोल रहा है कि उनका एचसीएफ कितना है, 36 है। यानी कि उनमें जो कॉमन वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 36 होगी। तो आप इन ऑप्शनों में देख लो कि कौन कौन 36 से कट रहा है। अगर कोई वैल्यू परफेक्ट 36 से कट जाती है, मतलब इसका मतलब है कि आंसर एकदम आपका क्या होगा, सही होगा। जैसे अगर इन दोनों वैल्यू को 36 से डिवाइड करें तो बिल्कुल डिवाइड नहीं हो रहा है, क्योंकि पहली फुर्सत में क्या गया, 38 आ गया है। और 38 ये बोल रहा है मैं 36 से बिल्कुल भी डिवाइड नहीं होऊंगा, यानी ये ऑप्शन गलत हो गया। अगर यहां देखते हैं कि 36, बिल्कुल भाई 36 से 7 बार 252, और 36 2 72, और बचे कितने, 10। 36 3 108, यानी बिल्कुल ये संख्या कट गई। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आप कोशिश करें बेहतर तरीके से कि आप ऑप्शन का ही उपयोग करें, क्योंकि अगर ऑप्शन का उपयोग करेंगे तो आपका समय बच जाएगा। लेकिन मैं सवाल का थोड़ा डिटेल भी आप लोगों को बता देता हूं। देखिएगा इस सवाल का डिटेल कैसे आएगा, तो आप आराम से इसका डिटेल समझ लेते हैं थोड़ा सा। जैसे बंदा बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 1080 है। आप कोई सी भी दो संख्या मान लीजिएगा कि दो संख्याएं x प्लस वाई बराबर आपके पास कितना है, 1080 है। अब आगे बंदा बोल रहा है इनका एचसीएफ 36 है, मतलब 36 x के अंदर भी होगा और 36 y के अंदर भी होगा। यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 36x प्लस 36y बराबर में क्या आ जाएगा, 1080। अब दोनों में देखो क्या दिख रहा है, 36 दिख रहा है, तो मैं 36 को बाहर ले लूंगा और इधर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा हमारा x प्लस वाई बराबर क्या आ जाएगा, 1080। अब आप देखो ये 36 से कितनी बार कट जाएगा, 3 बार, यानी कितना आ जाएगा, 30। यानी कि मेरे प्यारे बच्चों x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। जब हमें पता है कि x प्लस वाई बराबर कितना है, 30 है, यानी कि आपको दो ऐसी संख्याओं को चुनना है कि जिनको जोड़ने पर 30 आ जाए, लेकिन कंडीशन ऐसी है कि वो संख्याएं आपस में कभी भी कटनी नहीं चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं बात कर लूंगा 1 और 29 की। देखो बिल्कुल भी आपस में नहीं कटेंगे,
उसके बाद 2 और 28, देखो 2 और 28 आपस में कट जाएंगे बिल्कुल। उसके बाद 3 और 27, 3 और 27 भी कटता है। 4 और 26 बिल्कुल कटता है। 5 और 25 भी आपस में कट जाता है। 6 और 24 भी आपस में कट जाता है। 7 और 23 बिल्कुल, देखो भाई 7 और 23 बिल्कुल नहीं कटेंगे, तो एक और हो सकता है, क्या हो सकता है, 7 और 23 हो सकता है। उसके बाद 8 और 22 बिल्कुल कट जाएंगे। 9 और 21 बिल्कुल कट जाएंगे। 10 और 20 बिल्कुल कट जाएंगे। 10 के बाद 11 और 19 बिल्कुल। 11 और 19 आपस में कटने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है, बिल्कुल क्या कर रहे हैं, मना कर रहे हैं। 12 और 18 बिल्कुल कट जाएंगे। और उसके बाद क्या, 13 और 17 बिल्कुल, 13 और 17 मना कर रहे हैं कि हम दोनों आपस में बिल्कुल भी नहीं कटेंगे, तो 13 और 17 आ गया। उसके बाद 14 और 16 कट जाएंगे। 15 15 बस लास्ट तक हमें पहुंचना है। संख्या भी आपके पास ऐसी ही आएगी, है ना। 30 तो उसने बहुत ज्यादा दे दिया, इससे छोटा ही देगा। तो देखो आप कि आपके युग्म कितने बन रहे हैं। आपके जो युग्म बन रहे हैं दोस्तों, कितने बन रहे हैं, 4। अगर वो पूछे कि कितने युग्म बनेंगे, यानी कि वो पूछ ले कि कितने पेयर बनेंगे, तो युग्म की संख्या कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। लेकिन उसने ऐसा ना पूछते हुए संख्याएं पूछी है। तो अब हमें पता है कि इनका एचसीएफ कितना है, 36 है। जब इनका एचसीएफ 36 है, तो 36 का गुना आप अगर 1 में करेंगे तो देखो कहीं 36 दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा है, यानी कि पहले वाला तो बन नहीं पाएगा। 36 का गुना 7 में करेंगे, 36 7 252 बिल्कुल। और 36 का गुना अगर हम 23 में करेंगे तो 828, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्लियर है, यहां तक समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुपद पी एक्स बराबर √6x² प्लस 3√3 प्लस 2√2 और कॉमन x प्लस 6 के दो गुणनखंड क्या होंगे। तो देखो इसको आराम से लिखिएगा आप, यानी कि p x बराबर अंडर रूट के अंदर 6x² प्लस 3√3 और प्लस में 2√2 x के दो गुणनखंड क्या होंगे। तो पहले हल्का सा इसे ही सॉल्व कर लें आप, जैसे कि ये क्या हो गया, √6x² प्लस 3√3x प्लस 2√2x और प्लस में 6, यानी कि ये एकदम क्या हो गया, सरल हो गया। अब आप आगे देखो कि सब जगह क्या है, धनात्मक है। और यहाँ क्या दे रखा है, ऋणात्मक, मतलब ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता, और एक ऋणात्मक एक धनात्मक, ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। यानी ऑप्शन नंबर या तो ए बैठेगा सही, या कौन सा वाला बैठेगा, बी वाला सही बैठेगा। तो हम ऐसे सवालों को करते वक्त हमेशा और हमेशा काय का उपयोग करेंगे, ऑप्शन का उपयोग करेंगे, क्योंकि ऑप्शन का उपयोग करने पर हमें सवाल बहुत सरल हो जाता है। क्योंकि देखो हम पहला ऑप्शन उठा के देखेंगे, अगर पहले ऑप्शन से हमारा आंसर नहीं आएगा तो दूसरा वाला आंसर हमारा एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगर पहले वालों से आ जाता है तो ये तो फिर सोने पे सुहागा होने जैसी बात हो जाएगी। तो मैं पहला ऑप्शन लेता हूं वहां से, और पहला ऑप्शन हमको बोल रहा है कि √3x और प्लस में क्या आ गया 2, और आगे मैंने लिया 3 प्लस √2 और x। देखो दोस्तों कि √3 का गुना अगर मैं 3 में करूंगा तो ये आ जाएगा 3√3 x प्लस √3 और √2 कितना हो गया, √6 और x कितना हो गया, x²। 2 का गुना 3 में करा तो कितना आ गया, 6, और 2 का गुना 2 में करा तो 2√2 और क्या आ गया, x। अब देखो आप इन दोनों के मान एकदम कैसे हो गए, बराबर। 3√3x ये यहाँ है, ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ है, और ये वाला यहाँ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऐसे सवालों के लिए आप बेहतर होगा कि ऑप्शन का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप क्या कॉमन लेंगे और क्या आएगा, पिक्चर आपकी पूरी की पूरी बिगड़ जाएगी। तो इसलिए आप कोशिश करें हमेशा कि ऐसे क्वेश्चनों में हमेशा ऑप्शन का ही उपयोग आप करें। तो मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है 9⁻³ और इक्वल टू, मैं क्वेश्चन मार्क में उसको x मान लेता हूं। तो अब 9 का क्यूब कितना होता है दोस्तों, यानी 9 इंटू 9 इंटू 9, तो ये होता है 729, और बराबर में क्या, x। और उसने पूछा है 3⁻6 3⁻4 3⁻9 27। तो अब आप देखो इनको 3 की पावर में ही बनाना है, तो देखो 3 की पावर 1 3 होता है, 3 की पावर 2 9 होता है, 3 की पावर 3 27, 3 की पावर 4 81, 3 की पावर 5 243, और 3 की पावर 6 कितना होता है, 729 होता है। यानी 729 को आप क्या लिख देंगे, 3 की पावर 6 लिख देंगे, यानी x बराबर क्या आ जाएगा, 3 की पावर 6 आ जाएगा। यानी कि आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों एकदम क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है औसत निकालिएगा। एक क्वेश्चन आ ही रहा है औसत का, तो इसका औसत हम निकाल लेते हैं आराम से। 5 और 2 7, 7 और 6
13, 13 और 4 17, 17 और 8 कितने हो गए 25, 25 के कितने आ गए 5, कैरी आउट कितने किए 2, 1 और 4 5, 5 और 2 7, 7 और 7 14, 14 और 4 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए 20, यानी 205। और अगर मैं पदों की बात करूं तो 1 2 3 4 जितने पद रहते हैं उससे हम डिवाइड करते हैं, तो ये 5 से कितनी बार कट गया 4 बार, और ये 5 से कितनी बार कट गया 1 बार, यानी कि जो हमारा आंसर आएगा वो 41 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। क्लियर है यहां तक? चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोलना चाह रहा है? अगला क्वेश्चन है 676 अपॉन में 1000 निवासी का मान क्या होगा? तो आप आराम से देखिएगा कि 676 अपॉन में कितने 1000 निवासी का मान क्या होगा। अगर आपको अंडर रूट तो आता ही होगा बहुत आसानी से कि आप 676 किसका वर्ग अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 676 26 का वर्ग है और 1000 निवासी काय का है 33 का। तो इसका तो आप आंसर आसानी से ऐसे लगा देंगे कि 26/33, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। और अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट कैसे निकाला जाता है तो हमने एक वीडियो डाल रखा है कि अंडर रूट के अंदर कोई वैल्यू कैसे निकाली जाती है, तो आप उसे देख के भी आपके सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर है दोस्तों? अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? 125 कमीज की लागत 11,250 रुपए है और परिवहन शुल्क 375 रुपए है। 20% लाभ कमाने के लिए प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य होना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखिएगा कि 125 जो कमीज है उनको खरीदा कितने में गया है? उनको खरीदा गया है 11,250 में। तो 125 इंटू 9 कितना हो जाएगा दोस्तों 1125, यानी कमीज को 90 रुपए में खरीदा। परिवहन शुल्क कितना लगाया 375, तो 125 कमीज के ऊपर ही लगा होगा 375 रुपए, यानी एकदम क्लियर सी बात है कि एक पे खर्च कितना किया होगा 3 रुपए, यानी कि वो कमीज उसे कितने पैसों में पड़ गई होगी 90 और 3 कितने हो गए 93, यानी कि उस व्यक्ति ने उस कमीज को कितने में खरीदा होगा 93 रुपए में खरीदा। अब 93 रुपए में खरीदने के बाद वो बोल रहा है कि 20% के लाभ के लिए प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य क्या होगा। तो आप क्या करिएगा कि आप 93 का क्या निकाल लीजिएगा 120% निकाल लीजिएगा। तो अब जैसे ही आप 120% निकालेंगे आपका आंसर आ जाएगा। आराम से देखो 12 3 36 के 6 कैरी आउट कितने किए 3, 12 9 108, 108 और 3 कितने हो गए 111 और बटे में 10, यानी कि वो एक प्रत्येक कमीज को कितने में बेचेगा 111.6 रुपए में क्या करेगा वो प्रत्येक कमीज को बेचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा एकदम सही हो जाएगा। जितना जितना बोले और जैसा जैसा वो सवाल के अंदर बोले आपको शालीनता के साथ उतने और वैसे ही सवाल का सॉल्यूशन करना है, तो आपका आंसर बहुत बेहतर तरीके से आएगा और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन भी आपको करना नहीं पड़ेगा। उसके आप टुकड़े कर देंगे तो अब सवाल में अगर कैलकुलेशन के टुकड़े हो जाते हैं तो सवाल बहुत आसान बन जाता है। और कोशिश करें कि आप सवाल की लैंग्वेज को आसान बनाएं, और अगर आप आसान बनाएंगे तो आंसर निकालने में आपको बिल्कुल भी किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी दोस्तों। क्लियर है? चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ए बी बराबर बी सी 10 सेंटीमीटर। देखो भैया उसने बोला है कि ए बी बराबर बी सी, यानी ए बी कितना है 10 है और बी सी भी कितना है भैया हमारे पास 10 है। क्लियर है दोस्तों? आगे बंदा बोल रहा है सी डी बराबर डी ए। देखो सी और डी और ए, यानी कि ये दोनों भी कैसे हैं आपस में बराबर, इनका वैल्यू कितना है 17 और इसका भी वैल्यू कितना है 17। क्लियर है दोस्तों? आगे बंदा बोल रहा है सेंड कोण ए डी सी, यानी जो डी कोण है हमारा वो कितने डिग्री का है दोस्तों? डी कोण हमारा कितने डिग्री का है 60 डिग्री का है। 60 डिग्री विकर्ण एसी किसके बराबर है? मतलब आपको बताना है कि ये जो विकर्ण है दोस्तों ये किसके बराबर है। अब आप देखो कि अगर ये दोनों भुजाएं आपस में बराबर है तो भैया ये वाली भुजा भी एकदम कैसी हो जाएगी बराबर हो जाएगी, क्योंकि बराबर ऐसा नहीं कि दोनों भुजाएं बराबर है तो ये बराबर होगी, क्योंकि कौन 60 डिग्री का और ये दोनों भुजाएं बराबर है तो ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री का हो जाएगा, तो ये वाली भुजा भी कितनी हो जाएगी 17, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। क्लियर है? मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलो और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है एक वर्ग और एक कोण के परिमाप बराबर है। अब सबसे पहले तो आप ये समझो कि वर्ग क्या होता है, यानी वर्ग वो होता है यानी कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी हो बराबर हो, यानी ये भी ए
और ये भी ए और ये भी ए। एक वर्ग और त्रिकोण के परिमाप बराबर है। त्रिकोण मतलब क्या भाई? त्रिभुज। यानी त्रिभुज मान लीजिएगा आप, ऐसा इसकी भुजा भी ए मान लीजिएगा, इसकी भी ए और इसकी भी क्या मान लीजिएगा? ए मान लीजिएगा। लेकिन उसने अलग अलग दे रखी है, मतलब ये तो बिल्कुल क्लियर कर दिया उसने कि भैया ये त्रिभुज जो है समबाहु त्रिभुज तो हो नहीं सकता। अब ये समबाहु त्रिभुज नहीं है तो उसकी उसने भुजा डायरेक्ट दे रखी है, वो भुजा डायरेक्ट दे रखी है तो हम देख लेते हैं। भाई उसने बोला है कि एक त्रिभुज जिसकी भुजाएं हमें कितनी दे रखी है? 6.1, 8.2 और उसके बाद क्या? 9.7। इनके परिमाप एकदम बराबर है, तो इसका परिमाप निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4a आ जाएगा। और इनका परिमाप के लिए हम सबको जोड़ देंगे, जैसे 7 2 9 और 1 10, 10 का 0, कैरी आउट कितना किया? 1 9 8 17, 17 और 6 कितने हो गए? 23, 23 और 1 24, यानी 4a बराबर कितना आ गया दोस्तों? 24। जब 4a बराबर 24 आ गया तो आपको पता होना चाहिए कि a बराबर आपका कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। जब a बराबर अगर आपका 6 आ गया तो इसका अगर क्षेत्रफल निकालना है तो आप क्या कर देंगे? 6 का वर्ग, यानी कितना आ जाएगा? 36। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम दोस्तों क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन आए तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। जितना जितना बोले और जैसा जैसा बोले आपको वैसा वैसा उसका सॉल्यूशन देना है और आपका आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन भी आए तो आपको घबराना नहीं है, बस आप देखिएगा उनको कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है। क्वेश्चन है 2 की पावर 6 डिवाइडेड 2 की पावर 2 के ऊपर पावर माइनस के 3, उसके बाद डिवाइड 2 पावर 6 इंटू 2 की पावर 2 और माइनस के कितने आ गए? 3। आप आराम से देखिएगा कि अगर इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहूं तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि 2 की पावर 6 और अपॉन में क्या लिख सकता हूं मैं इसको? 2 की पावर माइनस के 6 और ये डिवाइड में है, यानी 2 के पावर 6 इंटू ये भी क्या हो जाएगा? 2 की पावर माइनस 6। अब आप आराम से देखिए दोस्तों, ये दोनों एक जैसे हैं, कटने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब ऊपर क्या बचा? 2 की पावर माइनस 6 और नीचे भी क्या बचा? 2 की पावर माइनस 6। अब देखो अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा, आधार समान है, तो माइनस के 6 और प्लस के 6, यानी 2 की घात कितनी आ जाएगी? 0 आ जाएगी। और जिसकी भी घात 0 आती है उसका आंसर सदैव कितना होता है? 1 होता है। चाहे वो x की पावर 0 हो या 100 की पावर 0 हो या 1000 की पावर 0 हो, मतलब किसी के ऊपर अगर उसका पावर 0 हो जाता है तो उसका सदैव मान कितना रहता है? 1 रहता है। क्लियर है दोस्तों? यानी कि इसका आंसर कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा 40 रो और 75 कॉलमों के साथ संख्याओं की एक आयताकार सारणी दी गई है। अजय ने प्रत्येक रो में संख्याओं को जोड़ा, उसके 40 योगों का औसत ए है। बामा ने प्रत्येक कॉलम के अंकों को जोड़ा, उसके 75 योगों का औसत बी है। ए बटे बी का मान क्या होगा? ऐसे सवाल को देख के बिल्कुल भी नहीं घबराना। उसने बोला ए और बटे में क्या? बी। तब आप आराम से देखिए कि ए का कितना है? 40 औसत है, यानी 40 ए हो जाएगा, तो आप सिर्फ 40 लिख दीजिएगा। और बी का कितना है? 75, यानी कि 5 से कट गया 8 बार और 5 से कितनी बार कट गया? 15 बार। यानी कि हमारा जो आंसर आएगा वो 8:15 हो जाएगा या 8/15 हो जाएगा। ऐसा नहीं है ऐसा क्वेश्चन आए तो यार कैसे बनेगा, बहुत आसान है, बस उसको आपको समझना है। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है? जया 36 वर्ष की है, उसका पुत्र भरत 11 वर्ष का है। यानी एक जया नाम की महिला है जिसकी उम्र कितनी है? 36, और एक उसका पुत्र है भरत जिसकी आयु कितनी है? 11। क्लियर है दोस्तों? जितना बोला जाए आपको उतना ही बहुत शालीनता के साथ करना है। कितने वर्षों में जया भरत की आयु की दोगुनी हो जाए? कितने वर्षों में, मतलब ये हमें नहीं पता है। तो मान लो कि x कितने x वर्ष बाद, तो यहां भी क्या आ जाएगा? x, और उसकी आयु का कैसा हो जाएगा? दोगुना। तो आप क्या कर दीजिएगा? इसमें 2 का गुना कर दिए। बहुत ज्यादा कठिन नहीं है। सवाल की लैंग्वेज जैसे जैसे बोलती चले जाए वो वैसे वैसे आपको उसकी लैंग्वेज को समझना है और आपका आंसर बहुत आसानी से आपके सामने आ जाएगा दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 36 प्लस x बराबर 11 2 22 और कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। अब आप देखो कि 36 में से अगर 22 गया तो कितना बचा? 14, और 2x में से अगर x गया तो x बराबर कितना आ जाएगा? 14। और यही तो हमने बोला था कितने वर्षों बाद, तो 14 वर्ष के बाद उसकी आयु एकदम क्या हो जाएगी दोस्तों? दुगनी हो जाएगी। क्लियर है? मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। यदि एक बैलगाड़ी 3 घंटे में 24 किलोमीटर की यात्रा करती है तथा रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर की यात्रा करती है,
यानी कोई बैलगाड़ी है जो 24 किलोमीटर जाने में कितने घंटे का उपयोग करती है? 3 घंटे का। तो अगर बैलगाड़ी की हम चाल निकाले तो कितनी आ जाएगी? 8 किलोमीटर प्रति घंटे। पर अगर यही हम देखें कि रेलगाड़ी 2 घंटे में 120 किलोमीटर, यानी कि यहाँ जो जा रही है कितनी जा रही है? 120 किलोमीटर जा रही है, और उसे जाने में कितने घंटे लग रहे हैं? 2 घंटे। यानी इसकी अगर हम चाल देखेंगे तो कितनी आ जाएगी? 60 किलोमीटर प्रति घंटे। और उसने पूछा उनकी चालों का अनुपात क्या होगा? तो या तो 8:60 ही देख लीजिएगा, अगर नहीं है तो 4 से काट दीजिएगा 2 बार, और 4 से कितनी बार कट जाएगा? 15 बार। यानी कि जो उनका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा? उनका जो आंसर बनेगा वो 2:15। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों? सही होगा। ऐसा क्वेश्चन भी एक लगातार उनने परीक्षाओं में पूछा था। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ए, बी और सी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 18 दिनों में पूर्ण करते हैं। अकेला ए उसे 36 दिनों में और बी 60 दिनों में पूर्ण करता है। कितने दिनों में अकेला सी इस कार्य को पूर्ण करेगा? तो अब आप आराम से देखिएगा कि बंदा क्या बोलना चाह रहा है। बंदा बोलना चाह रहा है कि ए, फिर बी और फिर सी मिलकर किसी काम को 18 दिनों में करते हैं। और आगे बंदा बोल रहा है कि ए अकेला उस काम को 36 दिनों में करता है, और बी अकेला उस काम को कितने दिनों में करता है? 60 दिनों में करता है। तो सबसे पहले तो इन तीनों के ही क्या ले लीजिएगा? एलसीएम। तो मेरे नजरिए से मुझे एलसीएम ऐसा लग रहा है कि आप 180 ले सकते हैं, क्योंकि 18 से 10 बार, 36 से 5 बार, और 60 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार। अब आप आराम से देखिएगा कि आपके पास 3 वैल्यू हैं। एक एबीसी की वैल्यू है, एक ए की वैल्यू है, और एक बी की वैल्यू है। अगर आप एबीसी में से ए और बी को घटा देते हैं तो आप देखो कि एबीसी का मान कितना है? 10 है। उसमें से अगर ए और बी घटा देंगे, यानी 5 और 3 अगर आप घटा देंगे तो 8 घटा दीजिएगा आप, यानी 10 में से माइनस के क्या कर दीजिएगा? 8 कर दीजिएगा। तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 180। तो 10 में से 8 गए तो बचे कितने? 2। और 2 से कितनी बार कट गया? 90। यानी कि सी इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा? यानी 90 दिनों में पूरा करेगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा दोस्तों एकदम क्या होगा? सही होगा। क्लियर है? बस कुछ नहीं करना है। 3 लोग थे, 3 लोग में से हमने 2 लोगों को माइनस कर दिया, तो तीसरा आदमी हमारा जो पूछा सी था, उसका आंसर इन द 1 सेकेंड आपका आ गया। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों? सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। और अगला क्वेश्चन है, अनुक्रम। अनुक्रम का मतलब होता है कि एक विशेष क्रम में अनुक्रम 20, 15, 10 में 15वां पद क्या होगा? तो अब आप आराम से देखिएगा कि 20, 15, 10 में उसने पूछा है कि 15वां पद क्या होगा। तो दोस्तों मुझे समझ में आ रहा है कि श्रेणी कैसी है? समानांतर श्रेणी है, क्योंकि समान अंतर के साथ घटती चली जा रही। तो एक तो होता है कि आप 5-5 माइनस करके पहुंच जाए कि 15वां पद क्या होगा, या फिर एनवा पद अगर आपको ज्ञात करना है तो वो होता है टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, और क्या आता है? डी आता है दोस्तों। ए मतलब प्रथम पद यानी कि 20, एन मतलब कौन सा पद यानी कि 15, यानी 15 माइनस 1, और डी मतलब हमें कौन सा पद चाहिए? 15वां पद चाहिए। क्लियर है दोस्तों? अब आप आराम से देखिए कितना आ जाएगा। ये आ जाएगा हमारे पास 20, और 15 में से एक गए तो कितने बचे? 14। 14 इंटू 15। अब आप देखिएगा कि 14 इंटू 15 यानी कितना हो गया दोस्तों? 14 इंटू 15 हो गया हमारा 210। तो 20 प्लस 210 यानी ये कितना आ जाएगा? 230 आ जाएगा। अरे कितना आ जाएगा दोस्तों? 200, सॉरी, एक मिनट आपको ध्यान रखना है यहाँ की ये जो सर्वांतर डी है वो 15 नहीं है भाई। सर्वांतर जो है, अंतर जो है वो काय का है? वो -5 का है। सॉरी दोस्तों, है ना भाई। ये कितना हो जाएगा? 20, और प्लस 15 में से एक गया तो 14, और 14 का गुना अगर हमने 5 में किया तो माइनस का कितना आ जाएगा? 70। और आप देखो कि भाई 20 और माइनस के 70 तो बचेंगे कितने? माइनस के 50। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? एकदम सही हो जाएगा। डी को सर्वांतर बोलते हैं, यानी सभी में अंतर कितने का है? तो अंतर कैसा हो रहा? -5 हो रहे, तो हमने वहां क्या रख दिया? -5, यानी आंसर कितना आ जाएगा? -50। क्लियर है दोस्तों? चलो अगली तरफ आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। योगेश, प्रकाश और समीर की आयु का योग क्रमशः 93 वर्ष है। देखो भाई, एक कौन है? योगेश है,
एक प्रकाश है और एक समीर की आयु का योग कितना है 93। तो आप क्या कर दीजिएगा, उन्होंने योग बोला है तो आप योग कर दीजिएगा, यानी योग कितना है इनकी 93। और आगे बंदा बोल रहा है 10 साल पहले उनकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। देखो भाई, आगे उसने बोला है कि 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात था 2:3:4। तो अगर आपको 10 वर्ष पहले के इतिहास में जाना पड़ेगा तो आप माइनस के कितने कर देंगे, 30 कर देंगे। माइनस के 30 इसलिए कर देंगे क्योंकि तीनों की आयु घटेगी। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई एक ने रिवाइटल खा लिया, मानो जिंदगी थम सी गई हो। भाई सीधी बात है ना, सबके 10-10 पूरे हो जाएंगे तो कितने माइनस हो जाएंगे, 30 माइनस हो जाएंगे। यानी 4 3 7 और 2 9। 93 में से 30 गए तो बच्चे कितने, 63। और ये 4 3 7 2 9, यानी 9 से कितनी बार कट गया, 7 बार। उसने पूछा है समीर, समीर यानी कि 4। तो भाई 7 और 4 कितने हो गए, 28। ये 10 वर्ष पहले था, मतलब ये बच्चा अभी कितने का हो जाएगा, 38। तो अब ये बच्चा तो बचा नहीं, ये तो पुरुष हो गया। यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा, डी वाला, यानी 38 वर्ष एकदम आंसर क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 से प्रारंभ और 5 से समाप्त होने वाली महत्तम और लघुत्तम 4 अंकी संख्याओं के बीच का अंतर क्या होगा। चलो भैया, क्या बोल रहा है, 3 से प्रारंभ होनी चाहिए और 4 अंकों की संख्या, मतलब बीच में 2 गैप होगी, और 5 पर क्या होनी चाहिए, समाप्त होना चाहिए। क्लियर है दोस्तों। तो अब आप देखो कि अगर हमें बहुत बड़ी संख्या चाहिए तो आप इनके बीच में क्या लगा दीजिएगा कि 9 और 9 लगा दीजिएगा, और अगर आपको छोटी संख्या चाहिए तो आप इनके बीच में क्या लगा दीजिएगा, इनके बीच में आप 0 लगा दीजिएगा। तो सबसे छोटा मान 0 ही होता है और सबसे बड़ा मान कितना होता है, 9 होता है। इनने दोनों का अंतर ही पूछा है। 3000 से 3000 चले गए, 995 से 5 गए, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 950। यानी कि दोस्तों ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या होगा, सही होगा। महत्तम मतलब सबसे बड़ा अंक कितना होता है, 9 होता है, और सबसे छोटा अंक कितना होता है, 0 होता है। अगले क्वेश्चन की तरफ रुख करते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि एक वर्ग का क्षेत्रफल 57,121 वर्ग सेंटीमीटर। सबसे पहले समझिएगा कि वर्ग क्या होता है। वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं आपस में कैसी दे रखी हो, बराबर, और उसका क्षेत्रफल कितना दे रखा है, उसका क्षेत्रफल दे रखा है 57,121। क्लियर है। तो उसकी वर्ग की भुजा की माप क्या होगी, मतलब आपको निकालना है उसकी भुजा। तो अब आप आराम से देखिएगा कि ये ए और ए, यानी ए इंटू ए कितना आ गया, ए का वर्ग आ गया, और बराबर में क्या है, 57,121। अब इनका वर्ग कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं पीछे के 2 अंक। पीछे के 2 अंक में भी देखते हैं एक अंक। तो एक काय में आता है, एक एक के वर्ग में आता है, और एक काय के वर्ग में आता है, 9 के वर्ग में आता है। अब बचा क्या, 571। अब आपको ऐसी संख्या का वर्ग बोलना है, या तो 571 हो या 571 से क्या हो, कम हो। तो आप क्या बोल देंगे, 23 का वर्ग। 23 का वर्ग होता है 529, यानी या तो आंसर 231 होगा, या आंसर कितना होगा, 239। तो 231 और 239 दोनों ही दे रखे हैं, ये आंसर गलत, ये आंसर गलत। अब इन दोनों में से चेक करना है कि कौन सा आंसर सही होगा। तो इनका बीच में क्या आता है, 23 25, यानी आप कर लीजिएगा भैया 25 इंटू 26। तो 25 6 कितना होता है दोस्तों, 150 होता है। 25 इनके बीच में क्या आ रहा है, 25, सॉरी इनके बीच में भाई 23 23, यानी कि 231 और 239, इनके बीच में आ जाएगा कितना भैया, 235 आ जाएगा। तो आप क्या करिएगा कि 235 का वर्ग करिएगा, यानी 5 का वर्ग कितना आ गया, 25, और 23 के आगे क्या आ जाएगा, 24 आ जाएगा। यानी कि 24 3 72, 72 के 2 कैरी आउट कितने किए, 7। 24 2 48, 48 और 7 कितने हो गए, 55, यानी 55,225। और ये कितना है, 57,121, मतलब बड़ा है, यानी कि आपका आंसर भी क्या आएगा, बड़ा आएगा, यानी 239। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम क्या होगा दोस्तों, सही होगा। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं। संख्याएं 254, 346, 454, 546, 654, 746, 854, 946 का औसत क्या होगा। यानी वापस वही औसत का क्वेश्चन आ गया। तो इसको मैं लिख लेता हूं जरा, कि हमें दे क्या रखा है, उसने दे रखा है 254, 346, 454, 546, 654, 746, 854 और 946। चलो भाई इनको जोड़ लेते, संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। अब आप आराम से देखिएगा
कि 6 और 4 10, 10 और 6 16, 16 और 4 20, 26, 30, 36, 40, 40 का कितना आ गया 0, यानी कैरी आउट कितने किए 4, 4 9 13 18 22 27 31, 31 और 5 36 और 4 कितने हो गए 40, 40 का 0, कैरी आउट कितना किया 4, 9 17, 17 और 7 कितने हो गए भाई 24, 24 और 6 30, 30 और 5 35, 35 और 4 39, 39 और 3 कितने हो गए 42, 42 और 2 44, 44 और 4 48, और संख्याएं कितनी है हमारी 8, तो भाई 8 से कितनी बार डिवाइड हो जाएगा 6 बार, यानी कि हमारा जो आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 600, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप लगा लेंगे तो आपका आंसर एकदम क्या होगा दोस्तों सही होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, लास्ट क्वेश्चन है संख्या 1 1 1 1 1 1 1 1 इसके द्वारा विभाजित होती है, तो देखो कि 1 कितनी बार आया है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि भाई देखना है कि 9 बार आया है, तो देखो भाई 3 एवं 9 बिल्कुल यही आंसर सही है, क्यों, क्योंकि अंकों का अगर आप योग करेंगे और अंकों का योग अगर 3 से डिवाइड हो जाता मतलब वो संख्या 3 से पूर्णतः डिवाइड होगी, और 9 अंकों जो 3 का नियम है वही क्या है 9 का नियम है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा, और हमारी अगली मुलाकात होती है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।